बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची के एक सीनियर सहाफ़ी हैं शुजात कुरैशी साहब। वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं और जो एमक्यूएम की जो इस वक्त सूरत हाल है और एमक्यूएम क्या करने जा रही है, क्या कर सकेगी, कुछ कर भी सकेगी या नहीं कर सकेगी, तो नाज़रीन इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शुजात कुरैशी साहब। हम उनसे मालूम करते हैं। जी शुजात कुरैशी साहब। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर भाई। जी शुजात साहब, माशाल्लाह आपकी खबरें जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त ब्रेक हो रही हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से भी, और जो कराची की सियासत है। तो ये बताइएगा कि एक तरफ तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो राब्ता कमेटी तश्कील दी थी उसमें नए लोग शामिल किए थे। अच्छा, फिर दूसरी तरफ ये हुआ है कि वो राब्ता कमेटी अब ये सुना जा रहा है कि ख़त्म करके एमक्यूएम पाकिस्तान जो है बाकायदा अपना जो एक तंजीमी सेटअप या मरकज़ी कमेटी होती है, अहदेदारान जो होती है वो बनाने जा रही है। तो क्या इस हवाले से इत्तलात हैं? जी बहुत शुक्रिया साबिर भाई। देखें, अभी तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने 9 राब्ता कमेटी के अरकान को राब्ता कमेटी में शामिल किया है, जिसमें 3 अरकान जो है फारूक ग्रुप के हैं, जबकि 6 जो है पीएसपी की ग्रुप के हैं। तो अभी जरा ये बताते हैं कि मजीद कुछ लोगों को ऐड किया जाएगा राब्ता कमेटी में। उसके बाद मुस्तफा कमाल, अनीस कैम खानी और डॉक्टर फारूक सत्तार, इनके ओहदे अभी तक अनाउंस नहीं हुए। तो जरा ये बताते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत ये सोच रही है कि आया कि इनके ओहदे अनाउंस कर दी जाए, जिससे हमें जरा बताते हैं कि सब कुछ डिसाइडेड था कि डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल को सीनियर डिप्टी कन्वीनर बनाया जाएगा और अनीस कैम खानी को डिप्टी कन्वीनर का ओहदा दिया जाएगा। तो अब एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत सोच रही है कि आया इन तीनों को पहले ओहदे दे दिए जाए राब्ता कमेटी में, या फिर जो तंजीमी सेटअप इन्होंने तब्दील करना है, जो ढांचा पूरा तब्दील कर दिया जाएगा। जैसे जब एमक्यूएम पाकिस्तान बनी थी उसमें जो आपको याद होगा कि डॉक्टर इमरान फारूक जो है वो चेयरमैन थे, तो इसी तरह का सेटअप जो है दोबारा से एमक्यूएम पाकिस्तान लाने जा रहे हैं। नहीं, इमरान फारूक तो सेक्रेटरी जनरल थे, चेयरमैन अजीम अहमद तारिक थे। जी बिल्कुल, मैं माजरत चाहूंगा। तो इसी तरह का सेटअप जो है एमक्यूएम पाकिस्तान दोबारा से लाना चाह रही है, लेकिन इस पर भी जो है मुशावरत चल रही है कि आया ये सेटअप कब अनाउंस किया जाए, क्योंकि अभी चूंकि एमक्यूएम पाकिस्तान अभी जो मसरूफ है वो ये सोचने पे मसरूफ है कि एक तरफ जो है ज़िमनी इंतखाबात शुरू होने जा रहे हैं, और फिर जो है एमक्यूएम पाकिस्तान जो मुतनाज़ हल्का बंदियां हैं उस पर भी एहतजाज करने का इरादा रखती है। और फिर कराची में जो एक्टिविटीज होने जा रही है, जिस तरह से पीएसएल मैच होने जा रहे हैं और नेवी की मशकें होने जा रही है, तो एमक्यूएम पाकिस्तान इस पर भी सोच रही है कि अगर ये मशकें होती है, पीएसएल मैच शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम अपना एहतजाज कहाँ कर सकेंगे और कहाँ पर नहीं। अब जरा ये बताते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान इस पे सोच रही है कि वो रेड जोन में एहतजाज करे, और ये एहतजाज जो है धरने की सूरत में हो, और ये धरना जो है 10 फरवरी को हमारा चौक पर दिया जाए। उसके बाद ये धरना सिर्फ 3 दिन के लिए वहां पर दिया जाए, उसके बाद जो है वो इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अच्छा, ये धरना आपने बताया एमक्यूएम पाकिस्तान धरना देने जा रही है। अच्छा, धरने का ऐलान तो आपको याद होगा, इल्म है आपको, अभी ताज़ा बात है कि बल्दियाती इलेक्शन से जो हिस्सा ना लेने के हवाले से जो एक एहतजाज एमक्यूएम का था, तो एमक्यूएम ने ये कहा था कि हम शारा फैसल पे बड़ा धरना देंगे, लेकिन वो धरना नहीं दिया उन्होंने, और सिर्फ रात को 2 बजे 1 बजे दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया खामोशी से। देखिए, इस मामले में तो एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत कंफ्यूजन का शिकार है। जैसे आपको सब पता है कि पहले एमक्यूएम पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, उसके बाद फिर आधी रात को बाइकआउट का ऐलान कर दिया। तो ये तमाम तो बातें जो डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शारा फैसले पे धरना देने का कहा था, वो तो एक सियासी बयान ही लगा। लेकिन अच्छा, अब जो शुजात साहब, अब जो आप बता रहे हैं, अब जो आप धरने का बता रहे हैं, वो कोई डिसाइड कर लिया कि धरना देना है और किस इशू पे देना है और कहाँ देना है, कब देना है, क्या डिसाइड हुआ है? देखिए साबिर भाई, इस पर बड़ी मुशावरत जारी है। जरा ये बताते हैं कि आज शाम में भी इजलास बुलाया गया था राब्ता कमेटी का। गुज़िश्ता रोज अनीस कैम खानी और वसीम अख्तर ने एक इजलास की सरबराही की, जिसमें उन्होंने सीओसी इलेक्शन सेल से जो है मुशावरत की, और फिर जो है 5 फरवरी को हैदराबाद में ही तमाम शोबाजात के जिम्मेदारान का एक इजलास बुलाया है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान ये सब कुछ इसी हफ्ते में करने जा रही है। जरा ये बताते हैं कि 10 तारीख जो है बहुत ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली जो है वो डिसाइड की जा रही है कि 10 तारीख को जो है ये एहतजाज किया जाए। अब एमक्यूएम ये भी सोचने पे मजबूर है कि धरना एक ऐसा एहतजाज है जिसमें इंसान जो है बंद गली में दाखिल हो जाता है।
तो ये धरने वाला एक्सपीरियंस बीएसपी ने भी किया। उसके बाद किस तरह की सूरत हाल सामने आई वो आपके सामने ही है। तो अब एमक्यूएम ये भी सोच रही है कि आया धरना दिया जाए या एक एहतजाजी रैली निकाली जाए या फिर मुख्तलिफ किस्म का एहतजाज किया जाए। और तो ये अभी सारी सोचो विचार चल रही है। अभी तक कोई भी चीज हतमी तौर पर जो है सामने नहीं आ सकी। जरा ये बता दें कि काफी जो राब्ता कमेटी है उसके मुताबिक जो अरकान है उन्होंने इस बात पे अग्री किया है कि धरना ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो हल्का बंदियां की गई हैं उससे वाज़ेह हो गया कि पीपल्स पार्टी ने कराची में सबसे कम वोट लिए, उसके बावजूद उनकी सीटें सबसे ज्यादा हैं। तो एमक्यू पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त साबित हो गया। तो एमक्यू पाकिस्तान जो है जरा ही बता दें कब इम्कान है कि धरना देगी। अच्छा देखें शहजाद, एक मैं भी आपको ये बताता चलूँ कि आपको पता है कि जिन लोगों ने इन्हें मुत्तहिद किया है, एक प्लेटफॉर्म पे किया है, आपको पता है कि गुज़िश्ता 6 सालों से जिस तरह ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे थे, लेकिन अचानक 12 एक हो गए। अच्छा, अब जिन लोगों ने इनको मुत्तहिद किया, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, अब उन्होंने डिमांड की है कि भाई अब आप ये राब्ता कमेटी ख़त्म करें, अब आप जो है अपने अहदेदारान और बाकायदा तंजीमी सेटअप है, जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर और जनरल सेक्रेटरी, ये सारा सेटअप जो आप ये ले आएँ। तो अब उन्हीं लोगों की चूँकि ये बेचारे खुद तो कोई काम कर नहीं पाते हैं आपके इल्म में, ये तो जो भी कुछ करते हैं वो किसी के कहने पर ही करते हैं। तो अब उनसे ये कहा गया है कि भाई आप अपना तंजीमी स्ट्रक्चर जो है बनाएं। तो अब वो राब्ता कमेटी में तो कन्वीनर का जो सिलसिला है वो ये शायद ख़त्म करके बाकायदा सदर, जनरल सेक्रेटरी और ये बना रहे हैं। देखिए साहिब भाई, आप ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं तो यकीनी तौर पर आपकी बातें दुरुस्त होंगी। और हमारे जराए तो ये बताते हैं कि एमक्यू पाकिस्तान जो है काफी अरसे से ये सोच रही है कि तंजीमी जो सेटअप है, स्ट्रक्चर है, वो तब्दील किया जाए। जैसे आपने कहा कि चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन, फिर सदर, फिर जनरल सेक्रेटरी और फिर मरकजी कमेटी होगी, नीचे उसमें अरकान होंगे। तो इस तरह का सेटअप लेके आने जा रही है एमक्यू पाकिस्तान। तो आपकी बातें यकीनन सही साबित होंगी और सही होंगी। तो अब देखना ये होगा कि ये सेटअप अनाउंस कब कर पाते हैं, क्योंकि एमक्यू पाकिस्तान अभी तक जो है अपने का जो एमक्यू पाकिस्तान में वापसी जो धड़े आए हैं उनकी एडजस्टमेंट में मसरूफ है। अभी तक मुकम्मल तौर पर उन तमाम लोगों की जिम्मेदारान की एडजस्टमेंट नहीं हो सकी है। तो अभी पहले फेज में वो उनकी एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद जाकर जो है ये तमाम चीजें सामने आ सकेंगी। अच्छा शुजात, ये भी इत्तलात हैं कि ये जो नया जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं तो उसमें जो कौन सदर होगा, कौन चेयरमैन, कौन जनरल सेक्रेटरी, तो इस पे भी अभी मामला जो है बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, एक तो ये सुना गया है, जो बताया जाता है कि जो पीएसपी को उन्होंने ज़्यादा नुमाइंदगी दी है बनिस्बत फारूक सत्तार के, इकट्ठी जो है वो 6 लोगों को लेना। फिर उनको कहा जा रहा है कि जो नया तंजीमी सेटअप है उसमें भी जो अहम मरकज़ी ओहदा है उसमें भी, तो एमक्यूएम के जो लोग हैं उसमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं जो पहले से वहाँ पे राब्ता कमेटी में, और जो पुराने लोग थे उनको बिल्कुल साइड कर दिया गया है। तो कहा जाता है कि लोग बड़े नाराज़ हैं और इनको ज़्यादा नुमाइंदगी देने पे भी नाराज़ हैं पीएसपी को। और दूसरे जो अभी तक ये नहीं तय हो पा रहा, ये आपस में, यानी मुस्तफ़ा कमाल जो है, अनीस कायम खानी जो है, फारूक सत्तार जो है, वो ज़ाहिर है सब इस बात के मुतमन्नी है कि वो कोई बड़ा ओहदा जो है वो उस पर आए। वाइस चेयरमैन और नायब सदर का तो ओहदा कोई लेने को तैयार ही नहीं है, और ये कहा जा रहा है। इसीलिए ये अभी तक जो है इस बात का जो है ना हतमी फैसला भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात? साबिर भाई, ऐसा ही है जैसा आप बता रहे कि देखें जो तंजीम सेटअप आने जा रहा है उसमें चेयरमैन की कोई इतनी आईनी हैसियत नहीं है, और उसमें जो आईनी हैसियत होती है वो सेक्रेटरी जनरल की होती है। तो अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि आया सेक्रेटरी जनरल का ओहदा किसको दिया जाएगा, कौन से जो ग्रुप के शख्स को दिया जाएगा। तो इस पे बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो एमक्यू पाकिस्तान की शोबाजात के जिम्मेदारान थे, इवन राब्ता कमेटी हो या सीओसी हो, तो ये जो मर्जर से पहले इन लोगों में बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती थी। उनको ये खौफ था या ये खदशा था कि जब पीएसपी वापस एमक्यू पाकिस्तान में आएगी तो उनके लोग जो है हमारे ऊपर जो है हमारे शोबाजात में ओवरकम कर जाएंगे, यानी कि वो डोमिनेट हो जाएंगे। तो इस पर जो है लोगों को अपनी सीटें जाती हुई दिखती, तो बहुत ज्यादा उन्होंने मुखालफत भी की, दबे अल्फाज में भी, किसी ने राब्ता कमेटी में बड़ी खुल के बात भी की, गवर्नर हाउस में भी जो मीटिंग हुई थी राब्ता कमेटी की उसमें भी खुल के बात की। लेकिन एट दी एंड ये मर्ज तो हो गए, लेकिन अभी भी मैं आपको ये कहूंगा कि ये एक हुए हैं, मुत्तहद नहीं हो सके हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जाते रहे हैं उस पर अभी तक जो है उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बरकरार हैं। यही वजह है कि एमक्यू पाकिस्तान की जानिब से अभी तक ये फैसला नहीं हो सका है कि आया तंजीमी सेटअप
कब तब्दील किया जाए। और जो धरना देने में जो रुकावट आ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अपने कारकुनान को किस तरह से इंटैक्ट किया जाएगा। कि मार्च में जब एमके पानी थे, उस वक्त धरना दिया जाता था तो बहुत मुश्किल हुआ करती थी। आपको याद होगा कि जब एमके पानी गिरफ्तार हुए थे लंदन में, तो नुमाइश चौराहे पे धरना दिया गया था, तो वहां पे लोगों को इंटैक्ट रखना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर 2016 में जो उन्होंने भूख हड़ताल की थी, उसमें भी लोगों को इकट्ठा रखना बहुत मुश्किल काम था। तो ये बड़ी सोच विचार की जा रही कि धरना दिया जाए तो कम से कम एक वक्त में 500 कारकुनान जो है मौजूद हो। अगर ये अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात अभी की शुजात के ये एक तो हो गए लेकिन मुत्तहिद नहीं हुए। तो अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह ये मुत्तहिद हुए, लेकिन जो बल्दियाती अभी इलेक्शन जो हुए और बल्दियाती इलेक्शन में एमक्यूएम बाहर हो गई है और इस वक्त 3 बड़ी पार्टियां सामने आई हैं, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीटीआई। एमक्यूएम कहीं नहीं है। तो आप नहीं समझते कि एमक्यूएम कराची की बल्दियाती सियासत से बाहर हो गई है? देखिए, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, बज़ाहिरी तौर पर जो है एमक्यूएम पाकिस्तान गली मोहल्लों की सियासत से बाहर हो गई है, क्योंकि इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया था। और मैं समझता हूँ कि जो बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया, उसमें एमक्यूएम इस तमाम निजाम से बाहर जरूर हुई, लेकिन उन्होंने अपनी साख को बचाया है। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान इस बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेती तो यकीनी तौर पर बुरी शिकस्त का उनको सामना करना पड़ता, क्योंकि आखिर वक्त तक उन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की हुई थी, ना उनके पास पोलिंग एजेंट्स थे। और जब उन्होंने फैसला किया था कि हम बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, तो उसके बाद उन्होंने अपने उम्मीदवारों को कहा कि वो ग्राउंड पे उतरे। उसके बाद कैंप्स लगना शुरू हुए। चंद इलाकों में कुछ कैंप जरूर लगे, लेकिन उसके बाद जब बाइकआउट का ऐलान कर दिया गया तो फिर उनको भी हटा लिया गया। तो उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि एमक्यूएम की तैयारी नहीं थी। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान इस तैयारी के साथ उतरती तो बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ता, और उसके बाद फिर एमक्यूएम पाकिस्तान के पास जो है सियासत भी उसकी नहीं बच पाती। अब तो कम से कम वो सियासत करने के अहल जरूर है, उनके पास ग्राउंड है, उनके पास एक्सक्लूसिव है, उनके पास जो है ये जो है बात है पॉइंट के जो हल्का बंदियां हैं वो तनाजे हैं। तो पाकिस्तान कम से कम सियासत जरूर कर पा रही, लेकिन अगर जिस तरह से इंतखाबात हुए तो उसमें अगर पाकिस्तान उतरती तो बड़ी बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ता, तो पाकिस्तान वैसे ही फारिग हो जाता। लेकिन देखिए, जैसे तैसे भी इलेक्शन हुए, जितने चाहे वो जितने भी जिसको वोट मिले, बहुत कम टर्न आउट रहा, लेकिन बहरहाल इलेक्शन तो हो गए, नताइज भी आ गए और अब बल्दिया की हुकूमत तो बनेगी कराची के अंदर। तो अब एमक्यूएम को तो 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, सिवाय वो बाहर बैठ के तालियां बजाने के या शोर मचाने के और तो कुछ नहीं कर सकती। 4 साल के लिए ज़ाहिर बल्दियाती क़यादत जो है कराची के सामने आ जाएगी, जिससे एमक्यूएम बाहर है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 4 साल के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान बल्दियाती सियासत से बाहर हो चुकी है, लेकिन अब एमक्यूएम पाकिस्तान इस पर फैसला कर रही है, गौर कर रही है कि हम किस तरह से इस पॉलिटिक्स में इन रहे, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो कराची, हैदराबाद में तो खास पर बेस्ड करती है। नेशनल पॉलिटिक्स में एमक्यूएम पाकिस्तान कभी कभी जो है इम्पोर्टेंट करार दी जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है, लेकिन हर वक्त वो इन नहीं रह पाती। तो अब एमक्यूएम पाकिस्तान ये फैसला गौर कर रही है कि जो इश्यूज हैं कराची के, उसको उजागर किया जाता रहे। जिस तरह से जमात इस्लामी ने एक अहम किरदार अदा किया उन 4 सालों में, जो कि वसीम अख्तर का दौर था, उसमें जमात इस्लामी जो है खामोश नहीं बैठी रही, वो इशू टू इशू जो है पॉलिटिक्स करती रही। तो पाकिस्तान भी इसी तरह से पॉलिटिक्स करती रहेगी, और जिस तरह की हल्का बंदियां की गई है उसको वो बात करेगी, और जो हल्का बंदियां तब्दील होंगी और जिस तरह से सेंसस होने जा रहा है डिजिटल, तो उसमें भी एमक्यूएम पाकिस्तान अपना क्रेडिट लेगी कि उनकी बड़ी कामयाबी है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के पास एक्टिव सियासत करने के लिए अब बहुत कुछ बचा है। अगर वो इंतखाबात में हिस्सा ले लेते तो यकीनी तौर पर उनके पास सियासत में बात करने के लिए मार्जिन कम हो जाता। अच्छा देखिए, अभी चूंकि ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं 16 मार्च को, उसमें कराची की 9 नशिस्तों पर भी होने हैं। एमक्यूएम इसकी तैयारी कर रही है मेरा ख्याल है, और वो उसकी जो जिन जिन को उम्मीदवार हैं उनसे शायद उन्होंने वो भी तलब कर ली हैं, दरखास्तें भी, और किसको, तो इस बात का फैसला करने जा रही है कि ये 9 नशिस्तों पे एमक्यूएम किसको टिकट दे। तो आपके इल्म में है कि ये इस हवाले से क्या तैयारी अब तक, किसको टिकट दिया जा रहा है, किसको मैदान में उतारा जा रहा है, और कितनी टिकट जो है वो पीएसपी को या फारूक सत्तार को या बहादुराबाद के जो पुराने जो लोग हैं उनको दिए जा रहे हैं? कुछ है इस हवाले से आपके पास इत्तलात? जी बिल्कुल साहब, में देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने सेक्टर लेवल से जो है दरखास्तें मौसूल जरूर की है, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा है।
तो जरा ये बताते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान टिकट उसी को दे सकेगी जो इलेक्शन के अखराजात को बर्दाश्त कर सकेगा, क्योंकि चंद महीने की असेंबली है, उसूली तौर पर अक्टूबर में इंतखाबात होने हैं, तो चंद माह रह गए हैं। उसके बाद जो है कौन है जो कि इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा चंद महीने के लिए, तो इस पे बहुत से लोगों ने हाथ खड़े कर लिए हैं, पीछे हट गए हैं। और अगर सेक्टर लेवल पे कानून की बात की जाए तो उनमें बहुत कम लोग होंगे जो कि इतनी सकत रखते हों कि कम से कम 1 करोड़ रुपया जो है एक बाई इलेक्शन पे खर्च कर सके। तो ये होगा जैसे माजी में होता रहा। शुजात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट शुजात आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि अब टिकट उसी को मिलेगा जो इलेक्शन के अखराजात जो है वो कर सकेगा। तो इसका मतलब है जो गरीब कारकुन है एमक्यूएम का, जिसने बेचारे ने जो है बड़ी मारे खाई हैं, दरिया बिछाई हैं और जिंदगी भर उसने एमक्यूएम के लिए जो है वो कुर्बानियां दी हैं, उसका तो कोई चांस दूर दूर तक नजर नहीं आता टिकट हासिल करने का। ये जो एमक्यूएम का जो एक तुर्रा इम्तियाज रहा है, यानी पाकिस्तान में कोई सियासी या मजहबी जमात ऐसी नहीं है कि जिसने गरीबों को टिकट दिए हो, कौमी और सूबाई असम्बली में और सेनेट में पहुंचाया हो और मिनिस्टर तक बनाया हो गरीब कारकुन को। ये सिर्फ वाहिद एमक्यूएम ऐसी जमात है, कोई और जमात पाकिस्तान में नहीं है। तो इसका मतलब है अब जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वो तो आप गरीब कारकुन तो भूल जाए कि वो उसको टिकट मिलेगा, क्योंकि अब आप जैसे आपने ही बताया टिकट उसी को मिलेगा जो 1 करोड़ रुपए कम से कम खर्च कर सकेगा। तो ये तो बिल्कुल अब एमक्यूएम जो है वो तो सरमायादारों की या ताजरों की और बिजनेस कम्युनिटी की जमात बन जाएगी या बन गई है। देखिए ऐसा ही है साबिर भाई कि ये रिवायत तकरीबन दम तोड़ चुकी है एमक्यूएम पानी के जाने के बाद कि किसी भी शख्स को जो है पार्लियामेंटेरियन बना दिया जाया करता था कि किसी भी शख्स को मुंतखब किया जाता, उसके तमाम अखराजात पार्टी उठाया करती थी और जो है वो मुंतखब होने के बाद पार्लियामेंट में जाया करते थे। अब आप देखें पिछले 4 से 5 सालों में जितने भी लोगों को टिकट दिए गए वो कौन थे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जैसा आपने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो दावा करती है कि मुतवस्सित तबके की जमात है वो सिर्फ दावों की हद तक रह गई है। अब वो ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि एमक्यूएम में टिकट उसको मिलता है जो कि अपने फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अपने इंतखाबात के अखराजात बर्दाश्त कर सके। हाल में आप देखेंगे जो बलियाती इंतखाबात हुए थे उसमें पार्टी ने बहुत कम सपोर्ट किया था, लेकिन ज्यादातर जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो तमाम अखराजात उठाए थे। और शुजात एक और अहम नुक्ता है, एक अहम नुक्ता यह है कि पहले जो एमक्यूएम थी वो गरीब कारकुनों को टिकट देती थी और वो बगैर पैसे खर्च किए एमएनए और एमपीए बनते रहे हैं। यानी उनको अगर वोट मिलते थे तो सिर्फ अल्ताफ हुसैन के नाम पे मिलते थे और ये कहा जाता था कि अगर अल्ताफ हुसैन ने किसी खंबे को भी कह दिया टिकट दे दिया तो वो भी मुंतखब हुआ। और वो ज़ाहिर खंबे की एक मिसाल है खंबे की, तो लेकिन सूरत हाल यही थी कि जिनको उनका पड़ोसी भी नहीं जानता था और उनके घर वाले भी शायद उनको वोट ना दें, लेकिन वो एमएनए और एमपीए बन गए सिर्फ अल्ताफ हुसैन के नाम पे। तो अब एमक्यूएम पाकिस्तान किसका नाम लेगी, कौन सा ऐसा मसला बताएगी? पहले तो बड़े मसाइल थे, कोटा सिस्टम और ये और वो, तो अब तो एमक्यूएम के पास कोई है ही नहीं, कोई नारा ही नहीं है। किस नारे पे वोट लेगी एमक्यूएम? है आपके पास इसकी कोई इत्तलात? देखिए साबिर भाई बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए माजी में जो एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत ने फैसले किए वो उनके लिए बड़े गलत साबित हुए। जिस तरह से आप देखें कि बलदियाती इंतखाबात से कबल उन्होंने अपने नामजद करदा एडमिनिस्ट्रेटर्स को तैनात करवाया, वो कि उसका कोई उनको फायदा तो नहीं हो सका और उल्टा उनको ये बातें सुनने को मिली कारकुनान की जानिब से भी, अवाम की जानिब से भी जो है रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा कि इन्होंने बेनिफिट्स के लिए ये ओहदा लिया है, जबकि उन्हें भी मालूम था कि कोई खास फायदा हो नहीं सकेगा। अब इत्तलात ये भी है कि शायद ये सिंध काबीना का हिस्सा भी बन जाए, तो यकीनी तौर पर अगर ये फैसला करते हैं सिंध काबीना का हिस्सा बनने का तो फिर और इनको ज्यादा हजीबत का सामना करना पड़ेगा। आप देख लें उठाकर कि NS 245 हो 240 हो या फिर जो दीगर इंतखाबात 239 हो, उनमें एमक्यूएम पाकिस्तान को किस कदर वोट पड़े हैं और किस तरह से पड़े हैं। अच्छा, पाकिस्तान से लोग काफी ज्यादा नाला हैं। अब कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को इंटैक्ट किया जाए, उनके इश्यूज को उजागर किया जाए। इस तरह से एमक्यूएम पाकिस्तान वापस आने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन अब जो कराची के अवाम है वो बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सियासी शऊर सबसे ज्यादा रखते हैं। तो अब वो जो अवाम है वो ये कहते हैं कि अब जो हमारे जो मसाइल हल करेगा वोट हम उसको देंगे। अच्छा शुजात एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो कराची में बानी एमक्यूएम के बाद या एमक्यूएम के बानी को माइनस करने के बाद कराची में जो एक सियासी खला पैदा हुआ है
वो पुर हो सकेगा इस एमक्यूएम से? देखिए साबिर भाई, ये बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो मेरे तस्दीक के मुताबिक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं पाकिस्तान को काफी टाइम से कवर कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ ये कंपनी नहीं चलेगी। जो मर्जर हुआ है उसकी पीछे ना चलने की वजूहत बहुत सारी है। चलने की चंद वजूहत है और ना चलने की बहुत ज्यादा वजूहत है। तो अब ये वक्त बताएगा कि ये तंजीम आगे इस तरह से इसी सेटअप के साथ चल पाती है या नहीं। क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक जो मेरे जराए बताते हैं कि कुछ लोग जो है, जो आम चेहरे हैं, वो माइनस होंगे और इसी तरह से जो एमक्यू पाकिस्तान के पास अब कोई खास नैरेटिव नहीं है। तो एमक्यू पानी के बाद जो खला पैदा हुआ था वो एमक्यू पाकिस्तान उसको फिल नहीं कर सकी, और सिर्फ एमक्यू पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कराची की कोई भी सियासी जमात उसको फिल नहीं कर सकी। बहुत बहुत आपने बड़ी अहम बात बिल्कुल आपने नुक्ते की बात की है कि एक तो ये कि ये कंपनी नहीं चलेगी, और न सिर्फ एमक्यूएम बल्कि कोई भी जमात जो है वो खला, सियासी खला जो मौजूद है वो अभी तक मौजूद है, वो कोई जमात पुर नहीं कर सकी है। शुजात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थिंक टीवी से बात की, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू थी इस हवाले से कि कराची में एमक्यूएम का क्या मुस्तकबिल है, और एमक्यूएम कराची का सियासी खला जो है मौजूद है, जो पुर कर सकेगी नहीं कर सकेगी। तो आपने देखा कि एक हमारे साथ कराची के एक सीनियर सहाफ़ी शुजात कुरैशी मौजूद थे, उनसे हमने बात की और उन्होंने भी यही कहा कि ये कंपनी नहीं चलेगी, और जो न सिर्फ एमक्यूएम जो है वो उस खला को पुर नहीं कर सकी है, बल्कि कोई भी जमात जो है उस खला को पुर नहीं कर सकी है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू, और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे वही एक गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।